एपिसोड पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्यारे रीडर्स, एपिसोड पर व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और इस बार अपनी राइटर को मायूस मत कीजिएगा। सो लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। ये खानज़ादा मैंशन में सुबह डाइनिंग हॉल का मंजर था, जहाँ पर घर के सभी अफराद खाना सुबह का नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम। वो फ्रेश सा अपने फेवरेट ब्लैक कलर के कुर्ते में ऊपर ब्लैक और वाइट कलर के इम्तजाज में चेक वाली वेस्टकोट पहने और शलवार में इंतहाई जाज़ब नज़र लग रहा था। इकराम खानज़ादा की वजीहा खूबसूरत शख्सियत का रोबो जलाल इसकी मौजूदगी से माहौल पर खूब छा रहा था। इसने सरबराही कुर्सी पर बैठे अरीब खानज़ादा के साथ वाली कुर्सी पर बड़ी शान से विराजमान होते हुए सबको इज्तमाई सलाम किया था। मुबारक हो बरखुरदार, शादी रचा ली और बाप को खबर तक न होने दी। इसके बैठते ही इकराम खानज़ादा को सरबराही कुर्सी पर मौजूद अरीब खानज़ादा की तरफ से तंजिया जुमला सुनने को मिला था। खैर मुबारक डैड, इमरजेंसी ही इतनी थी कि कुछ कहने सुनने का मौका ही ना मिला। इसने हैरान हुए बगैर जूस का गिलास मुंह से लगाते इनके अंदाज में सर्द लहजे में बड़े सुकून से जवाब दिया था। शायद वो जानता था जल्द या बदेर इसके निकाह की खबर इन तक पहुंच जाएगी, और वो छुपाता भी क्यों और किस वजह से। इसने गुनाह थोड़ी किया था जो वो छुपाता फिरता, और वो खुद अरीब खानज़ादा से बात करने का इरादा रखता था। लेकिन इसे अरीब खानज़ादा की हरकत नागवार गुजरी थी, जो उन्होंने इससे बगैर कोई सुलह मशवरा लिए इसकी बहन को बैरून मुल्क भेजवा दिया था। इसे जब पता चला तो अपनी तमाम तर मसरूफियात को पस से पुष्ट डालते खानज़ादा मेंशन में दौड़ा चला आया था। इसने आधी रात को इनके कमरे में आकर काफ़ी बहमी का मुजाहरा किया था, और अब इसके सर्द लहजे से छलकती नागवारी इसकी अंदरूनी खलिश और अकड़पन को साफ जाहिर कर रही थी। कौन है वो लड़की, किस खानदान की है, क्या हैसियत है इसकी, क्या जान सकते हैं हम? तुम्हारा बाप होने की हैसियत से अब इतना जानने का हक तो रखते हैं ना हम। इसकी बेनियाजी पर कुटते हुए अरीब खानज़ादा ने जरा तीखे लहजे में पूछा था, क्योंकि वो इनकी किसी बात को सीरियस नहीं ले रहा था और खाने में मगन इसका अंदाज इसकी लापरवाही और बेतोहजी को साफ जाहिर कर रहा था। आपके जानने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं था कि वो लड़की जो भी है अब इकराम खानज़ादा की इज्जत बन चुकी है? तो इस लिहाज से इस लड़की की हैसियत और ख़ानदान का अंदाज़ा लगा लें। इसने खाने की बाइट लेते हुए बड़ी सहूलत से इनके सवाल का जवाब दिया था। ताया अबू, जब दिल आ जाए गद्दी पर तो फिर परी क्या चीज़ है। इधर हमारे इकराम खानज़ादा का भी कुछ यही हाल है। इतनी हाई प्रोफाइल खूबसूरत लड़की को छोड़कर बात करते वक्त इसने एक मैनाखेज निगाह शाइना इफ्तिखार खान पर डाली थी, जो इसके पहलों में बैठी इसे ही खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। इसे एक वही तवाइफ ज़्यादा ही मिली थी शादी रचाने के लिए कि कमीने इंसान, खबरदार जो तुमने दोबारा मेरी बीवी के खिलाफ अपने मुंह से ये गलासत बकी तो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मेरे कहर से मौत मांगो और मौत तुम्हें नसीब ना हो। वो जो इसके मुकाबिल बैठा था, इसने चील की मानित इस पर छिपटते इसे कुर्सी से खींचकर नीचे पटका और फिर बेदर पे इसके मुंह पर मुक्के मारते हुए इसकी हालत देगरगू कर चुका था। अजहर खानज़ादा ने इसके हमले पर मज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि जानबूझकर इसे चिढ़ाने की खातिर वो अपने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट को सजाए हंसते हुए इसकी मार को बर्दाश्त करता रहा, यहाँ तक कि इसके बढ़ते गुस्से के पेश नज़र अरीब खानज़ादा ने दरमियान में हायल होकर इसे अजहर खानज़ादा से दूर धकेला था। अपनी गलती मानने की बजाय तुम उल्टा अपने भाई पर चढ़ दौड़े हो। सही तो कह रहा है वो, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा कभी नहीं सोचा था मैंने।
اس کی سبز رنگ لہو چھلکاتی سرخ رنگ آنکھوں میں دیکھتے وہ ہانپتے ہوئے ناگواری سے بولے تھے، اور آپ نے سنا اس خبیث شخص نے کیا بکواس کی؟ اس نے میری بیوی کو، وہ غصے سے گرایا، اس کے منہ سے ان بیہودہ لفظوں کو پھر سے کہنے کی سکت اس میں نہیں تھی، جس سے وہ گہرے گہرے سانس کھینچتا اپنے غصے سے بے قابو ہو رہے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آئندہ میرے سامنے اسٹینڈرڈ کی تو بات مت کریے گا ڈیڈ۔ میری بیوی ہے وہ اکرام خان زادہ کی عزت، اور جو میری عزت کی توہین کرے گا، آئی وارن یو ڈیڈ، اکرام خان زادہ اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ شدید غصے کی لہر لیے وہ غصے سے ہامتے دھاڑا اور پھر راستے میں حائل کرسی کو ایک زبردست سی ٹھوکر مارتے وہ خانزادہ مینشن کی حدود سے فرار ہو گیا۔ روح بروح ملاقات کرنی پڑے گی اس حسن کے پیکر وجود سے، جس کو دیکھ اکرام خان زادہ اپنا آپ ہار گیا، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتے اس نے پرسوچ انداز میں سوچتے اپنی بیئرڈ کو کمینے پن سے رگڑا تھا، اور ایسا کرتے وقت اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کینیڈا کی سرد شام تھی، وہ اپنی تنہائی کو مٹانے کی غرض سے یوں ہی اپنے فلیٹ سے نکل پڑی تھی۔ کینیڈا کی گلیوں میں ٹہلتے وہ ایک خوبصورت پارک میں آئی تھی، جہاں پر ہر طرف روشنیوں اور رنگوں بو کا سلسلہ امڈا ہوا تھا۔ وہ سردی سے بے نیاز اپنے ٹھٹھرتے وجود کو لیے بینچ کے کنارے پر ٹک گئی۔ وہ تحیر سے اپنے ارد گرد کے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی، جب ایک خوبصورت منظر نے پوری دلکشی سے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ وہ یاسیت سے بھرپور اس منظر میں ڈوبی کھو سی گئی تھی، اور اس کے برے نینوں سے آنسو کب بغاوت کرتے اس کی پلکوں کی پاڑ کو توڑ کر اس کی گلابی گالوں پر پھسلے، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ اپنی محویت میں اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کا منظر جتنا بھرپور اور مکمل دکھائی دے رہا تھا، اتنی ہی ادھوری اور نامکمل اس کی ذات ہو رہی تھی۔ اس کی ذات اپنی بے قدری پر نالہ آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی آئس کریم کھا رہے تھے، ویسٹرن ڈریس میں ملبوس، شاید وہ دونوں میاں بیوی ہوں۔ وہ دونوں اتنی ٹھنڈ میں سامنے بینچ پر بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دفتن آئس کریم کھاتے وقت لڑکے کے ہونٹ کے قریب آئس کریم کا ذرہ لگ گیا، جس پر جب وہ اسے صاف کرنے لگا تو اس کی ساتھی نے بھی خوب اس کی طرح اس کے صاف کرنے سے پہلے ہی اس آئس کریم کے ذرے کو اپنے نرم و ملائم ہونٹے سے چن لیا تھا۔ پتھر دل لوگوں کے کچھ فیصلے جانے کیوں کچھ نرم دل لوگوں کے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھتے اس نے کرب سے سوچا، اور پھر اسے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے لال مرچیں بھر دی ہوں، جن کی جلن کو نہ سہتے ہوئے اس کی بھوری کانچ سی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی، جبکہ وہ اس بھرپور اور مکمل منظر میں اپنی بکھری ذات کی کرچیاں کو سمیٹتے دکھتے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھتے بھاگی تھی۔ اکرام میرے بیٹے، کیسے ہو؟ آج ایک ہفتے بعد وہ باپ کی محبت میں چور ہو کر اس کی روبرو ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک ہفتے سے انہیں اپنی ذات سے دور رکھ کر انہیں سزا دے رہا تھا، جو ان کے دل پر کسی ہتھوڑے کی مانند کاری ضرب لگا رہی تھی۔ ایک انائزہ کی جدائی اور اوپر سے اکرام خان زادہ کا اس سے کھنچا کھنچا رہنا اب انہیں کمزور کر رہا تھا۔ وہ جو اپنے شاندار دفتر میں رولنگ چیئر پر بیٹھا کسی کانٹریکٹ فائل کو اسٹڈی کرنے میں مگن تھا، عریب خان زادہ کی موجودگی کو اپنے آفس میں سرے سے اگنور کیے رولنگ چیئر کو گھماتے اس نے ناراضگی سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، جبکہ اپنے بیٹے کی حرکت پر ان کے شوگر فری لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اربد خان، ان سے پوچھو کس کی اجازت سے یہ میرے آفس میں انٹر ہوئے ہیں؟ ان کی تادیر موجودگی سے جذبس ہو کر وہ پاس بیٹھے اربد خان سے مخاطب ہوتے ناگواری سے بولا،
मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। और वैसे भी मेरे बेटे हो तुम, मेरा जब जी चाहेगा मिलने चला आऊँगा। अपने बेटे से मिलने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने इसकी बात पर तड़क कर कहते अपने बेटे लफ्ज़ पर जोर डालते इस पर रौब झड़ा था। मेरे मुंह मत लगे, वो रुख इनकी तरफ फेरता चिढ़कर बोला था। ला हौला, मुंह लगने के लिए तुम्हारी बीवी मौजूद है ना, तो अपनी बीवी के मुंह लगो। बाप हूँ तुम्हारा, बीवी नहीं हूँ जिसे तुम मुंह लगने का कह रहे हो। वो जुआपन बदक कर यूं बोले जैसे वो सच में इसकी बीवी हो, जबकि इनकी शरारत पर इसके चेहरे की बेजारी पल में हवा हुई और इसके खूबसूरत अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट ने बड़े मध्यम सुरों में इसकी खूबसूरत चेहरे का हाथा किया था। औलाद नहीं समझते हमें आप अपनी, अगर औलाद समझते तो यूं खुद से दूर ना करते। इसका लहजा साफ तमस्कुर उड़ाता था, क्योंकि इसका इशारा अनायजा खानजादा की तरफ था। इसकी जान से प्यारी बहन को उन्होंने इसकी चंद दिनों की गैर मौजूदगी में उन्होंने इससे दूर कर दिया था। घामड़, औलाद ही समझता हूँ मैं तुम दोनों को अपनी। हमेशा तुम दोनों का भला ही सोचा है मैंने, कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने सरफे से सिर्फ दो ही तो औलादें दी हैं मुझे। अब इनकी नाकदरी करते मैं भला अच्छा लगूंगा? वो इसे मनाने वाले अंदाज में भवन सा मुस्कुरा कर बोले। मेरी बीवी के खिलाफ बात ना की जाए फिर। वो हार मानते इनके सामने शर्त रखते बोला, क्योंकि बात इसकी बीवी की थी और इसे अपनी बीवी की इज्जत खुद से बढ़कर अजीज थी। तो तुम, इसके बागी अंदाज को देख वह हकला कर रह गए। भला वो जानते बूझते ऐसी लड़की को क्यों कर कबूल करते? उन्होंने गहरी सांस खींची। क्या मैं, जब इकराम खानजादा को अपना मान सकते हैं तो इसकी बीवी को क्यों नहीं? इसकी बीवी इसकी इज्जत है, और अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह मौजूद है तो मेरी बीवी के लिए भी अपने दिल में जगह बनाए, वगरना आपके आने का यहाँ मुझे कोई फ़ायदा तो ना हुआ। अगर आपके दिल में मेरी बीवी की ज़रा सी गुंजाइश ही नहीं निकलती तो आप जा सकते हैं यहाँ से। इसने टू द पॉइंट बात करते हुए बड़ी सख्त मेहरी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। बात करते वक्त इसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी बीवी को नीची निगाह से देखे परखे। हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब तक हमें इजाज़त ना दे तुम अपनी बीवी को खानज़ादा मेंशन नहीं ला सकते। वो कुछ देर के तवक्कुफ के बाद भड़क कर बोले। लहजे को मकदूर भर कोशिश की नॉर्मल रखें, लेकिन फिर भी इनके लहजे की आंच इकराम खानज़ादा तक पहुंचकर इसे सुलगा गई थी। डैड, अब ये तो सरासर मुझे जिद दिलाने वाली बात हुई ना, लब भेज कर कहते इसका लहजा जिद लिए हुए था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। वो इसकी ज़िद से चिढ़ कर बोले। और आपका ये अभी फ़िलहाल नहीं कब तक ख़त्म होगा? इसने आबरू अचकाकर तीखे लहजे में पूछा। इकराम, बहस मत करो। उन्होंने जान छुड़वाना चाहिए, लेकिन वो भी इकराम खानज़ादा था। इतनी जल्दी कैसे इनकी जान छोड़ सकता था? क्यों बहस ना करूं? आप मेरी बीवी की नाकदरी करते रहें और मैं बहस भी ना करूं? वो चिढ़कर बोला था। ठीक है, जो तुम चाहो। इस सरफिरे के सामने इन्हें हार मानते ही बनी। मेरी बीवी को इतना हल्का मत लें। अब तो वो खानसादा मेंशन में तब आएगी जब आप पूरे ईमान से इसे लाने का कहेंगे, वगरना मैं इससे पहले इसे वहाँ कभी नहीं लाऊंगा। इजाज़त दे तो रहा हूँ, चाहे आज ही ले आओ। वो इस सरफिरे की जिद से आजिज आकर बोले। मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा। इसका अंदाज बागियाना था। मरो बैठकर इधर ही, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी जगह से उठते चिढ़ कर कहा, और फिर इसके ज़िद्दी और अटल लहजे को देखते वो सर नफ़े में हिलाते वहाँ से चले गए, जबकि पीछे से वो इन्हीं की पूछ को देखता भवन सा मुस्करा दिया। इन्हें तंग करने में इसे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इसकी बीवी की अभी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो इसे घर लाने का रिस्क उठा सके। दिल कुछ पुरसुकून हुआ तो वो भी आज इसकी तरफ चला आया था।
नहीं तो अपनी ज़ात से भी जैसे कट कर रह गया था। अपने गुस्से के चलते इसने इस मासूम का भी ना सोचा कि वो इसके बगैर इसकी गैर मौजूदगी में एक हफ्ता कैसे रही होगी। अपनी पॉकेट से कीज निकालकर मामूल की तरह आज फिर इसने बगैर नॉक किए फ्लैट का दरवाज़ा ओपन किया और मुलाजमा के बताने पर वो सीधा कमरे में चला आया, जहां वो बेड पर नीम दराज अपनी नीली आंखों को बंद किए बेसुध सी लेटी हुई पड़ी थी। अपनी कोताही पर खुद को संजय करते एकदम से वह भागता हुआ इसके पास आया था। जुनिशा। वो भागकर इसके पास आया था। इसकी पुकार में एक बेचैनी सी थी। इसकी इस बेचैनी को मुकाबिल ने नींद में ही बाखूबी महसूस करते अपनी नीली आंखों की पलकों की झालर को उठाकर इसकी तरफ देखा था, जिससे इसके नरमो नाजुक गुलाबी गालों में सुर्खियां से घुल गई थी। यार, तुम्हारे गुलाबी गाल इतने सुर्ख क्यों हो रहे हैं? वो इसके अनार की मानित सुर्ख हो रहे गुलाबी गालों को अपनी मर्दाना उंगलियों से बड़ी नरमी से छूते पूछ रहा था। इसके खूबसूरत नरम और मुलायम गाल आज इसे मामूल से हटकर कुछ ज्यादा ही सुर्ख लगे तो इसका परेशान होना तो बनता ही था, क्योंकि वो इसके हर शर्म और हया के अंदाज को देख चुका था। इसके गुलाबी गालों का ब्लशिंग अंदाज में सुर्खियां बखेरना वो खूब वाकिफ था, लेकिन आज वो परेशान हुआ था। तुम्हें तो बुखार हो रहा है और मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं किया? जब इसने परेशानी से इसकी सुर्ख कुंदारी हो रहे गुलाबी गालों को छुआ तो इसे यूं लगा जैसे इसने किसी आग के शोले को छू लिया हो। इसका मासूम नाजुक वजूद बुखार की हिद्दत से तप रहा था। वो वह हम बताना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी कॉल नहीं उठाई। इसने उठकर बैठते हिचकिचाते हुए बताया, जिस पर इसने लबों को सख्ती से भींचते गोया अपनी लापरवाही पर खुद को मलामत की थी। और फिर लेडी डॉक्टर को अगले 10 मिनट्स के अंदर कॉल करने का कॉल करके आने का हुक्म दिया। और फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अपनी बुखार से दुखती सुर्ख हो रही नीली आंखों को बामुश्किल खोले इसकी तरफ देख रही थी। बेगम, बहुत केयरलेस हो तुम। इसे फिर से लटाते इसके सर को तकिए पर रखते वो इसकी बुखार की हिद्दत से तपती पेशानी पर अपनी पेशानी को जोड़े शिकवा कर रहा था, जबकि इसका नाजुक वजूद इस सितम घर को अपने इतने करीब पाकर कसमसा कर रह गया। वह हमेशा की तरह इसकी गुर्बत में बहक रहा था, क्योंकि इसका चांद सा रोशन खूबसूरत चेहरा बुखार की हिद्दत से तपकर लाल कुंदारी बन चुका था। वो बड़ी महवियत से इसके खूबसूरत चेहरे के नकूश को तक रहा था, जब अपनी बेखुदी में तकते वो इसकी तपती पेशानी को अपने ठंडे ठार लबों से छूते हुए फिर इसकी नाक की सीट में सफ़र करते वो इसके होंठों तक आया था और इसके होंठ के ऊपरी सियातिल पर अपने सुलगते लबों का लम्स बखेरते हुए वो किसी जालिम जादूगर की तरह इसकी जान निकाल गया था। इसकी हसार में कैद पड़ा इसका नाजुक बदन इसकी गुर्बत के खौफ से लर्ज कर रह गया। इसके लर्जते कपकपाते खूबसूरत बदन पर तरस खाते हुए वो इससे दूरी बना गया और फिर वो इसके खूबसूरत चेहरे पर खिलते अपनी गुर्बत के कोसे कज़ा के रंगों को देखते दिलकशी से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। जारी है तो प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी? कौन सा किरदार, कौन सी बात आज की एपिसोड में आप सबको पसंद आई? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे नए आने वाले और मेरे पुराने रेगुलर रीडर्स से मेरी छोटी सी इल्तिजा है कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक और शेयर लाजमन कर दिया करें। दुआओं में याद रखें और अब याद से अच्छे अच्छे कमेंट्स और रिव्यू दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।